हाय, वेलकम टू द कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग इस पॉडकास्ट में आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं जिसमें हम जिसमें आपको बेहतर बनने का एक मौका मिलने वाला है, एक नॉलेज मिलने वाला है, एक इंस्पिरेशन मिलने वाला है। और ये पूरा इंस्पिरेशन का जो पूरा सिस्टम है, ये जो खेल है, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, मतलब कि आप बहुत किसी पैसे वाले फैमिली से नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके नेटवर्क में और पॉलिटिकल सोशल कमर्शियल कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि काश कि मेरे कोई कनेक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ मेरे पास में नेपोटिज्म का एक वो होता है जिससे मैं इस पूरे सिचुएशन को चेंज कर सकता होता। हालांकि आप इस पॉडकास्ट तक अगर पहुंचे तो आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैं कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास में वो नेटवर्क, वो कनेक्शन या ऐसा कोई वरदान नहीं है, तो उसके लिए आई थिंक ये पॉडकास्ट आपके लिए अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला है कि अगर आप अपने बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे तो आई थिंक काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, आपके आगे का फ्यूचर देखने के लिए। तो बैकग्राउंड स्टडी करना, आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट ऑफ बैकग्राउंड, मतलब अपने खुद के बैकग्राउंड को स्टडी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उससे आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो ये कि आपने सारे डिसीजंस जो अभी तक जो लिए हैं, एक तो ये है कि सर्कमस्टेंशियल जो चीज़ें होती हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी कारण से कहीं रह गया या कुछ और हो गया, तो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से हो जाती हैं उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने डिसीजंस लिए होते हैं आपके लाइफ में, आपके करियर में, और जो कहीं ना कहीं आपके लिए उतने इफेक्टिव नहीं होते, कई बार बैकफायर भी कर देते हैं, लेकिन अब उतने इफेक्टिव नहीं होते। और फिर आप ये सोचते हो कि अरे काश मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया होता है, काश मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया। तो जब हम इसको बैक साइड में, जब हम रिवर्स में जब अपनी लाइफ को देखते हैं, तो बहुत सारे डिसीजंस रिग्रेट होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस रिग्रेट होती हैं। और आपको हर कभी कोई ना कोई बोलता रहता होगा ऐसे कि जो हो गया वो हो गया है, जो हो गया सो हो गया, उस पर ध्यान ना दो, भूल जाओ अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पटखनी देता हूँ उस थॉट को कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को भूल जाएं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने पास्ट का असेसमेंट ना करें। उनको ज़रूर असेसमेंट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किन बातों के बेसिस पे आपने जो डिसीजन लिए थे। तो इस नज़रिए से नहीं कि आपको ये देखना है कि अरे देखो मेरा ये गलत था डिसीजन, वो गलत डिसीजन था, वो गलत डिसीजन था। इस तरह से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको बुरा ही लगने वाला है, क्योंकि अगर कोई गलत चीज़ आप देख रहे हो रिवर्स में, तो आप यही सोचोगे कि अरे उसको सही कर लेता तो बहुत अच्छा था, उस टाइम पे थोड़ा सा स्टिच इन टाइम लगा देता तो शायद सेव 9 हो जाता। पर ऐसा वैसा तो होता नहीं, आप टाइम में तो जा नहीं सकते वापस, तो आप अल्टीमेटली आपको बुरा ही लगने वाला है, आप दुखी ही होने वाले हो उसको लेके। लेकिन मैं उसका एक दूसरा कारण, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। आप ऐसा सोचो कि अगर आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, ऑब्वियसली वो डिसीजंस किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पे लिए होंगे, करेक्ट। अल्टीमेटली आप अगर कोई चीज़ सिचुएशनली ख़राब नहीं हुई है आपकी लाइफ में, एक पास्ट में सोच के देखिए, तो वो सिचुएशनली अगर ख़राब नहीं हुई है तो वो किसी ना किसी डिसीजन के कारण वो चीज़ ख़राब हुई होगी, या वो चीज़ गलत हुई होगी, या उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेट्स नॉट थिंक नेगेटिव ओनली, हो सकता है उतनी इफेक्टिव नहीं हो या पोटेंशियली नहीं चेंज हुआ। तो वो जो डिसीजन आपने लिया था, आप बस ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपने जो पास्ट में डिसीजन लिए थे वो किस बेसिस पे लिए थे, क्या वो बेसिस था, और आपके माइंड में क्या ट्रिगर हुआ था जिसने आपको वो डिसीजन लेने पर एनकरेज किया था, और फाइनली वो ट्रिगर हो गया आपको कि यार मुझे ऐसा ही करना है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है, और आई थिंक इस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ की दिशा काफ़ी सालों तक चेंज करके रख दी थी, और काफ़ी उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर रहा। तो जब हम एमबीए कर रहे थे, 2005 से 7 के बीच में मेरा एमबीए चल रहा था, और इस दौरान जब हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एज अ स्टूडेंट आपको एक स्पेशलाइजेशन चुनना होता है। फर्स्ट ईयर तो एमबीए में सबका सेम होता है, उसमें मार्केटिंग भी सीखते हैं, उसमें फाइनेंस भी सीखते हैं, उसमें ऑपरेशन भी सीखते हैं, एचआर भी सीखते हैं, हर चीज़, आईटी भी सीखते हैं, हर चीज़ आप सीखते हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब सेकेंड ईयर आया तो सेकेंड ईयर के पहले आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। अब लॉजिक तो यही बोलता है, समझदारी तो यही बोलती है कि आप अपने स्पेशलाइजेशन को सोच समझ के चुनिए, अपनी क्षमता को देखिए, अपनी एबिलिटी देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अपनी एबिलिटी के हिसाब से ये भी देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या है, किस चीज़ का फ्यूचर है, किसका नहीं है।
लेकिन ज़्यादातर डिसीजन जो स्पेशली मेरी तरफ से जब ये डिसीजन हुआ था वो इस बेसिस पे हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने और रूममेट्स ने क्या लिया हुआ है। तो हम मेरे डिसीजन किस पे बेस्ड थे कि नहीं अच्छा मैंने चूज़ किया था एचआर। और एचआर का डिसीजन भी बहुत सारे उसमें एक ये था कि पूरी बैच प्लेस हो जाती है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है एचआर में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो मेरा एक ये ट्रिगर था कि नहीं यार प्लेसमेंट तो चाहिए 2 साल का मेहनत करने के बाद जॉब नहीं मिली तो क्या मतलब है। तो फिर एक तो वो डिसीजन था। फिर दूसरा एक डिसीजन का पैरामीटर ये भी था कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या लिया है। अब जो मेरे बेस्ट के जो बेस्टो के भी बेस्टो फ्रेंड जो थे मेरे उन तीनों चारों ने एचआर ले लिया था। तो मैं उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था कि अच्छा उनने एचआर लिया है तो अच्छा सोच समझ के लिया होगा, अपन भी ले लो, कुछ ना कुछ तो लाइफ बनी जाएगी। तीसरा जब उसमें एक और फैक्टर ये भी था कि एचआर की जो बैच होती थी उसके अंदर बहुत छोटी बैच होती थी और उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती थी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक मिलके एक डिसीजन हो गया कि नहीं यार अच्छा है एचआर अपना बैच ले लो, अपनी लाइफ अच्छे से कट जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा और सब कुछ सेट भी रहेगा। जब मैंने एचआर ले लिया उसके बाद में 1 साल 2 साल तक तो समझ में ही नहीं आया कि एमबीए के बाद में अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ जैसा कि सोचा था। उसके बाद में 1-2 साल अच्छी जगह काम भी किया। उसके बाद में जब समझ में आया कि आपको एक्चुअली काम क्या करना है, उसमें फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, वो इंडस्ट्री श्रिंक कर रही है या ग्रो कर रही है, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या स्कोप है आगे, किस तरह की जॉब्स हैं, सफिशिएंट जॉब्स हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मैं सीखता गया तो मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल तक मैं एचआर के प्रोफेशन में रहा। एक डिसेंट काम किया। मुझे कहीं ना कहीं जब मैं उसको रिवर्स में देखता हूँ उस डिसीजन में तो मुझे लगता है कि मुझे और सोच समझ के वो डिसीजन लेना चाहिए था। मैंने वो डिसीजन के टाइम पे गलत कारणों से वो डिसीजन लिया था, हालांकि वो डिसीजन वर्कआउट किया। उस डिसीजन में तो मैंने रतन टाटा जी की बात को वो कर दिया था कि जैसे वो बोलते हैं कि वो विश्वास नहीं रखते हैं इस चीज़ में कि डिसीजन सही या गलत डिसीजन लिया जाए। उनका ऐसा मानना है कि डिसीजन कुछ भी लो उसको इवेंचुअली सही बना के दिखाओ। तो मैंने भी वही कर दिया कि एचआर का डिसीजन ले लिया, पता नहीं सही था गलत था वो तो अब कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उस डिसीजन को सही करने की मैक्सिमम कोशिश की। लेकिन इवेंचुअली एक समय ऐसा आया और ये पॉडकास्ट उस चीज़ के बारे में है कि इवेंचुअली एक समय ऐसा आया जब मुझे उस पूरे डिसीजन से यू टर्न लेना पड़ा। और यही चीज़ मैं आप लोगों को आज इस पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे चांसेस मिल सकते हैं या बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में आप पड़ जाओगे कि योर बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, आप कितने भी दिल से अच्छे हो, साफ हो, आपके जो इरादे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब कितने ही प्योर हों, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन के कारण से आपके डिसीजंस गलत होंगे। जैसे एचआर का आप एग्जांपल लोगे तो एचआर के अंदर टिपिकली ग्लोबली स्पेशली इंडिया में भी काफ़ी सारा काम जो होता है वो एडमिन से रिलेटेड होता है। तो अभी एआई तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि एआई आके सारे एडमिन से रिलेटेड काम खत्म कर दे रहा है। लेकिन एचआर की फील्ड में ये सारे चेंजेस स्पेशली जहाँ पे मैं काम करता था उन सब में ये सब चेंजेस काफ़ी पहले से होने लग चुके थे। ईआरपी आ चुका था और ये सारे जो चेंजेस आए थे इसके कारण से एचआर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हेड काउंट में नहीं थी। मतलब पहले जहाँ के 20-20 25-25 लोगों के एचआर डिपार्टमेंट्स होते थे अब श्रिंक होके 4-5 लोगों में ही वो रिड्यूस हो गया है। तो उसके कारण से 2 इफेक्ट हुए हैं। पहला ये कि कंपटीशन कट थ्रोट हो गया है, सिर्फ 2 ही लोग अगर चाहिए किसी कंपनी को तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही रखेंगे, बाकी मेरे जैसे मीडियोकर लोगों की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा उसके अंदर जो आपको बहुत सारे टाइम पे बहुत जनरलिस्ट अप्रोच लेके चलना पड़ता है। उसका एक सेकेंड इफेक्ट ये हुआ था कि जब वो श्रिंक करने लग गया तो वो एक विशियस साइकिल में पड़ गया। वो एक स्पेशलाइजेशन है, आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप किसी एमबीए को जानते हैं तो हर एमबीए में रफली अराउंड 35-40% 25-30% जो बैच रहती है ना वो एमबीए में एचआर की रहती है। तो हेड काउंट वाइज अगर कहीं एमबीए में 200 लोग हैं तो उसके रफली अराउंड 40-50 लोग तो कम से कम एचआर में रहेंगे सही, करीब 30-40 के आसपास में रहेंगे। लेकिन उसके प्रोपोर्शन में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो 70-80% जॉब्स मार्केटिंग की और रफली 20-25% जॉब्स जो है वो फाइनेंस और एडमिन से रिलेटेड ये सब हो रही हैं। इसमें बहुत कम परसेंट ऑफ जॉब्स हो रही हैं जनरेट जो कि एचआर से रिलेटेड हो। तो जहाँ हर साल आपकी हर बैच में, हर साल के पास आउट बैच में आपके पास में इतने बच्चे और वर्कफोर्स में आ जा रहे हैं लेकिन उसके प्रोपोर्शनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। और एचआर का फील्ड जो है ना वो बहुत, इसके अलावा एचआर के फील्ड में ऐसा भी है कि अगर जो काफ़ी सारे लोगों की बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड भी होती, काफ़ी सारे आर्मी के आर्म्ड सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज के भी जो वेटरन्स रहते हैं वो भी एचआर में आते हैं। काफ़ी टाइम पे बहुत इजीली मार्केटिंग और ऑपरेशंस के लोग भी एचआर में स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे इट बिकेम
field which is very very shrinking also and very very high competition and cutthroat competition also. और ऐसे उसमें मेरे लिए सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल था. कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं इस तरह की एडवर्सिटी में, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं नहीं कर पाया. और ऐसा नहीं कि नहीं कर पाया कंप्लीटली, मैंने बहुत कोशिश करी, अच्छी जगह काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन बट स्टिल आई न्यू कि अल्टीमेटली जो बिजनेस रन करता है, बिजनेस जो लेके आ रहा है, जो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो हमेशा सपोर्ट फंक्शंस से ज़्यादा ही इनकम रखेगा. तो जैसे कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो HR, फाइनेंस और एडमिन और इस सब से रिलेटेड जो सपोर्ट फंक्शंस रहते हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के हिसाब से रहते हैं. इनकी इनकम पोटेंशियल बहुत मीडियोकर रहती है, बट एट द सेम टाइम जो ऐसा नहीं कि इसमें एक्सेप्शंस नहीं है. बहुत सारे HR वालों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत छाप रहे हैं अभी. लेकिन एक जनरल अगर बात की जाए तो हाँ, एक थोड़ा सा मीडियोकर इनकम पोटेंशियल रहता है इन ब्रांचेस का, स्पेशली सपोर्ट फंक्शंस का. लेकिन जो मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस में, विच इज सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इनकम पोटेंशियल रखते हैं. बिकॉज ज़्यादातर हेडेक भी इनके पास ही होता है ऑपरेशनली, और कस्टमर को अक्वायर करना और कस्टमर को सर्व करना एक बहुत बड़ा काम होता है. और ऑफ कोर्स अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है तो ऑफ कोर्स उसकी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो उनमें इनकम पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर रहता है. नॉट टू निगेट द HR फील्ड, बट ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है सब जगह पे. तो मेरी लाइफ में भी यही डिसीजन हुआ. मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स तक अच्छे से काम किया. मुझे लगता है कि अगर मैं अगर रिवर्स में अपने डिसीजन को देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी डिसीजन को किसी और तरीके से देखता और थोड़ा और ऑब्जेक्टिवली देखता तो शायद मैं मार्केटिंग, फाइनेंस या कुछ और लेता, जिससे मुझे एक पोटेंशियली आगे कुछ काम करने का मौका मिलता. तो ये यूटर्न जैसे हुआ मेरी लाइफ में. और ये जब इस तरह के हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें उस टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन जितनी है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है. उस टाइम पे 2005-07 में जब मैं MBA कर रहा था, तब मुझे क्या पता था कि 10-12 साल बाद में आई विल फील स्टक विद दिस ब्रांच या आई वुड वांट टू चेंज इट. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. और यहीं पे हम दूसरा पार्ट लेके आते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर कि जो ये यूटर्न होता है, ये क्या इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है. जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है रिसेंटली, वो ये हुआ है कि मैं HR वाली फील्ड से, रिक्रूटमेंट वाली फील्ड से कंप्लीटली कट ऑफ होके एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में चला गया हूँ अपनी लाइफ में, विच इज़ अ U-turn दैट आई हैव टेकन, विच इज़ इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. अब ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट एंट्री तो मुश्किल होती. तो एक मेरे फ्रेंड ने कहीं पे बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है. उस टाइम पे मैं किसी HR से रिलेटेड फर्म में काम कर रहा था. तो वहाँ से मुझे ऐसा पता लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के जाएँ तो शायद वो लोग हमें कंसिडर कर लेंगे. तो हमने प्रॉपर एक बिजनेस प्लान वगैरह सब बना के वहाँ पर सबमिट किया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हम ये काम कर सकते हैं. और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया. जब मैं उनसे मिल के आया तो वो भी काफ़ी अच्छी रिसेप्टिव वाइब्स मिली वहाँ से. तो अल्टीमेटली मैं तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो यहीं ज्वाइन कर रहा हूँ. तो ऐसे ज्वाइन कर लिया. और इस प्रोसेस में जब मैं था तो मैंने काफ़ी सारे सिमिलर काइंड ऑफ अदर स्टार्टअप्स को भी एक्सप्लोर किया कि, और सबको मैंने ये बताया कि मेरा ये एक्सपर्टीज़ है, मेरी ये स्किल सेट्स हैं. करेंटली मैं ड्राइवर से डील करता हूँ, मैं ब्लू कॉलर मैन पावर से डील करता हूँ, मैंने हायरिंग काफ़ी की हुई है, लोगों को समझने की और परख है मेरे पास में. तो ये सब जो स्किल सेट्स मैंने उनसे शेयर करें, तो सारे स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं ऑपरेशन से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे पास में जॉब्स के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, जो मैंने एक्सप्लोर भी किया. कुछ मिल गए, कुछ नहीं मिले फाइनली, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे स्टार्ट कर दिया. तो ये एक U-turn लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मेरे करियर में. और जब मैंने ये स्टार्टअप का जब पूरा कल्चर समझ में आया, और जब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ में और बाय लक मुझे मिल गया है, तो मैंने ये सोचा कि आपको, जो कि मेरे ऑडियंस हैं, मैं इस तरह से बताऊं कि ऐसा एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि आपको लक के ऊपर डिपेंडेंट होना रहे. आप अगर सिस्टमैटिकली कुछ काम करते हैं तो किसी भी समय अपने करियर के अंदर, चाहे 10 साल हो चुके हो किसी कुछ काम करते हुए, या 20 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, आप कभी भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं. तो अच्छा, अब जब ये हम चेंज की बात करते हैं या अपने करियर का चेंज करने की बात करते हैं, टिपिकली आप कब कर सकते हैं ये चेंज, या कब सबसे बेस्ट टाइम रहता है इस करियर को चेंज करने का? तो ऐसे कोई यार्ड स्टिक तो नहीं है कि हम कब चेंज करें कब ना चेंज, ऐसा तो कुछ है नहीं.
लेकिन अगर एक आप ओवरऑल देखोगे तो जब आप इनिशियल अपने स्टेजेस में होते हो, जो कि 20-22 साल से आप नॉर्मली काम करना स्टार्ट करोगे 22-23 में, एंड बाय 28-30 ईयर्स आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस इतना ले चुके हो कि आप एक अर्ली मिडिल मैनेजमेंट में घुसना स्टार्ट कर देते हो आप बाय 28-30, एंड बाय इफ़ यू आर 30+ एंड तो आप उस टाइम पे फिर अगर रिस्क फैक्टर अगर आप देखोगे कि एक अच्छा वाला एस्टैब्लिश्ड कोई एक करियर स्ट्रीम चल रहा है और आप उसको चेंज करें, तो उसके पहले आप फैक्टर्स समझ लीजिए कि किस कारण से आप चेंज करना सकते हैं। क्या आप उस फील्ड में इतने दुखी हैं कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि गो हैड चेंज इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से साल में हो। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 का है, 30 का है, जो भी है, अगर आप खुश नहीं हो, लीव दैट। सेकेंडली, आप ये देखिए कि उस स्ट्रीम जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या पोटेंशियल। अगर आपको लगता है कि ये श्रिंकिंग फील्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ, एक जैसे मेरा दोस्त है वो पेपर इंडस्ट्री में काम करता है, अब पेपर इंडस्ट्री और वो प्रिंट पेपर की इंडस्ट्री में काम करता है। तो जो प्रिंट पेपर की इंडस्ट्री वो ऑब्वियसली श्रिंकिंग इंडस्ट्री, आपको पता ही है कि सारी मैगजीन्स ऑनलाइन हो रही हैं, सारे न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, सारा कंटेंट हम जो कंज्यूम करते हैं वो सब ऑनलाइन होता है। तो उस फिज़िकल पेपर की उपयोगिता बहुत कम हो गई है, तो इसलिए या तो उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रिंटिंग पेपर से चेंज करके किसी और टाइप के इंडस्ट्रियल या करोगेट बॉक्सेस या किसी और उसमें, या फिर उसको टिश्यूज़ वगैरह में घुसना पड़ेगा। दैट इज़ द प्लेस वेयर द बल्क ऑफ द मार्केट इज़ गोइंग टू कम अप आगे चल के। लेकिन आगे अगर आप अभी देखोगे तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रीम देखिए कि वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जब आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि अभी आप किस स्टेज पे हो अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो आप हो सकता है प्रोफेशनली बिल्कुल आप सेट हो कि नहीं, मैं अभी बिल्कुल ये वाली स्ट्रीम छोड़ के दूसरा कुछ काम करने लग जाऊँगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे, अगर आपके घर पे और आपके पेरेंट्स या आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस डिसीजन में, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट इवन थिंक ऑफ दिस थिंग। सबसे पहली स्टेप एक्चुअली अपने आप को कन्विंस करने से पहले आप इसको अपने पार्टनर से और अपने पेरेंट्स से और आपके फैमिली के डिसीजन मेकर्स के साथ में डिस्कस कीजिए कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट गिव अ सरप्राइज टू योर फैमिली एंड लव्ड वंस कि मैं करके आ गया हूँ, अब मुझे जो चाहिए। उनका बाय इन होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर आप 40 ईयर्स के हो, ऑलमोस्ट लाइक मी, तो आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, लेट्स से सेल्स मार्केटिंग से लेकर अभी आप सीधे लेट्स से आप आर्टिस्टिक या कुछ और काम करना चाहते हो, तो जब तक आपकी फैमिली उसके साथ में, अगर आपके डिसीजन के साथ में आपके साथ में नहीं खड़ी है, तो बहुत मुश्किल होगा आपको उस डिसीजन में सर्वाइव करना। और सर्वाइव अगर नहीं कर पाए, क्योंकि आपके ऊपर सबकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अच्छा भला काम करता हुआ व्यक्ति यदि घर पे बैठेगा तो कुछ भी कारण हो आपके फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको एक पाथ दिखाना पड़ेगा, उनको एक विजन दिखाना पड़ेगा अपनी फैमिली को कि देखिए अभी ठीक है, हो सकता है मैं जैसे 30,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने के, लेकिन अभी मैं इस पर्टिकुलर करियर को छोड़ूंगा और इसके बाद में मैं इस करियर में जाऊंगा। मुझे ये ट्रांजिशन करने में 1 से 2 साल लगेंगे, हो सकता है मेरी इनकम कम भी हो जाए या ना भी हो, लेकिन मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं, मेरा ये प्लान है। तो उसको एक प्लान्ड मैनर में, फेज्ड मैनर में आप सिस्टमैटिकली अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करेंगे और उसको अपने करियर में भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और ये डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली आप मैनेज कर सकते हो इसको। तो इस बात का सब मतलब सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि आप अपनी लाइफ के कभी किसी भी स्टेज में हो, स्पेशली अगर आप 35 से 45 के बीच में हो, 45 के बाद 45 के बाद तो आपकी लाइफ के लिए आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि 45 के बाद तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने करियर को काफ़ी स्टेबलाइज करूं, जहाँ तक भी मैं पहुंच चुका हूं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 45 के हो, 50 के हो, 55 के हो, 60 के हो, 65 के हो, कोई टाइम आपकी लाइफ का ऐसा नहीं है जब आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ऐसा ही बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो उसको आप मेरे से बात करने का बोल दो, इट्स नॉट ट्रू। यू कैन री इन्वेंट योर लाइफ एनी टाइम। स्पेशली जितना लेट आप अपना लाइफ को री इन्वेंट करोगे वो उतना आपको थोड़ा सा एक चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन ऐसा कोई यार्डस्टिक नहीं है कि ऐसा किसी ने पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आप नहीं कर सकते री इन्वेंट। आप ज़रूर कर सकते हो और आपको करना चाहिए। आपकी जब इच्छा हो तब आपको अपने करियर को री इन्वेंट करना चाहिए। तो इसके अंदर ना एक बस ये चीज़ समझने की है कि जब आप कि अपने आप को री इन्वेंट करते हो उसका मतलब क्या होता है।
ये मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं, आप 30+ हो, 35+ हो, अपना करियर चेंज कर दो, ये बदल दो, वो बदल दो, पूरे घर के बदल दो। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, कैसे री इन्वेंट करें अपने आप को? देखिए, री इन्वेंट का मतलब थोड़ा सा लॉजिक में समझते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि आपका एक लक्ष्य है किसी पहाड़ के टॉप पे पहुंचने का। तो कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, जैसे हमने कारगिल में इतने सारे पहाड़ देखे हैं। किसी भी पहाड़ के टॉप पे पहुंचने का आपका एक लक्ष्य हो सकता है। तो वो जो लक्ष्य है, उसके लिए आप जब पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, तो लेट्स से मान लीजिए कि आप 2/3 ऑलरेडी चढ़ चुके हो। उस पहाड़ पर 2/3 ऑलरेडी चढ़ चुके हो और आप बोलते हो कि मैं अपना लक्ष्य चेंज कर रहा हूँ इस पहाड़ से। अब मैं दूसरा कोई पहाड़ है, पहाड़ बी, लेट्स से ये पहाड़ ए हो गया, वो उसको बी मान लो कि मैं दूसरा कोई पहाड़ है, पहाड़ बी, जिसके ऊपर मैं अब चढ़ना चाहता हूँ और उसके जो टॉप है वो मेरा अब नया लक्ष्य है। तो उस केस में क्या होगा, ये इतना आसान नहीं है। आपको पहाड़ ए से आप बी पे जंप नहीं कर सकते हैं और जंप करेंगे तो सीधे नीचे जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको पहाड़ ए से नीचे आना पड़ेगा ऑल द वे डाउन, और फिर पहाड़ बी के बेसमेंट पे आके स्टार्ट से आपको बेस से स्टार्ट करके आपको टॉप पे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको, लेट्स से अगर डिस्टेंस आपकी ग्राउंड बेस ऑफ बी से लेकर बेस ऑफ टॉप ऑफ बी तक अगर लेट्स से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको उस 1 किलोमीटर के टॉप तक पहुंचने के लिए कम से कम इधर वाला भी 1 किलोमीटर और उतरना पड़ेगा पहले, और फिर आप जाके उधर दूसरी वो कर सकते हो। तो जब हम ये उतरने की बात करें ना, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इन रियलिटी अगर स्पष्ट शब्दों में उसको समझा जाए, तो बेसिकली आपका जो पिछला जो करियर रहा है या जो स्ट्रीम रहा हुआ है, उसको आपको अनलर्न करना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस को भुला देंगे, लेकिन उसको आप अपना थॉट प्रोसेस से निकालने की कोशिश करेंगे। और उसको निकालने के बाद में जब आपकी थॉट प्रोसेस न्यूट्रल हो जाएगी, तब आप किसी नए करियर को सोचने की तैयारी करेंगे और उस नए करियर के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में हुआ कि मैं 12 साल तक एचआर के अंदर था और रिक्रूटमेंट के अंदर था और टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड काम। तो मैं आखिरी के 1-1.5 साल में, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी बार बार कि मुझे बिजनेस फोकस्ड रोल्स करना चाहिए। तो इवन मेरे लास्ट असाइनमेंट में भी मैंने काफ़ी क्लाइंट इंटरेक्शन, कस्टमर इंटरेक्शन और टेक से रिलेटेड चीज़ों को रिफ्रेश करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और जब वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा था कि यार किसी के पास में भी टेक से रिलेटेड और कमर्शियल, टेक्नो कमर्शियल कुछ अगर अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे आप बताना। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी जब मिली तब मैं प्रिपेयर था उससे मीट करने के लिए। तो आधा रास्ता चल के किस्मत चल के आई, आधे रास्ते चल के मैं खुद पहुंचा उस मेहनत को करके कि अपने टेक्नोलॉजी नॉलेज को रिफ्रेश कर लो, अपने उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है ना वो तो रिफ्रेश कर लो। अब अभी हम गोल्डन टाइम में रह रहे हैं। आप यूट्यूब पे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो भी आपको फील्ड इंटरेस्ट करती है और आपको जो लगता है कि इसका फ्यूचर है, उसको आप स्टडी बहुत कीजिए। उसमें नॉलेज बहुत सारा बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज जो है ना, ये इतना ज़रूरी है, जैसे अंबेडकर जी बोलते थे, नॉलेज विल सेट यू फ्री। तो ये जो पुराना जो आपका स्ट्रीम है, उसके बंधन से अगर आपको छूटना है, तो आप नए वाले स्ट्रीम का पूरा नॉलेज जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। जितना आपको नॉलेज आएगा उतना उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पाएंगे, और वो अप्लाई करना ही आपकी सक्सेस को यस या नो में डिवाइड करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज के ऊपर बिल्ड करिए। और जब आप ये अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं, अपने करियर को या अपने स्ट्रीम को या अपने बिजनेस को भी, कि आप कोई एक बिजनेस करते हैं और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले वाले को प्रॉपरली बंद कीजिए, पहले वाले बिजनेस को प्रॉपरली स्टॉप कीजिए, उस पर पॉज लगाइए या उसको किसी और को सौंप दीजिए, और फिर उसके बाद में आप नए बिजनेस में घुसिए। एक साथ में दो चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। और स्पेशली इसमें, इस पूरे प्रोसेस में आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस जो हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप सीख भी रहे हो, आप कुछ कर भी रहे हो, उस स्ट्रगल को देख के आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली वाले बहुत परेशान होते हैं। और वो अननेसेसरी का एंग्जाइटी उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप इस चीज़ को बहुत ईजी वे में भी कर सकते हैं। एक बिजनेस को आप ख़त्म कीजिए, एक करियर को पहले ओवर कीजिए, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट करियर, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। जब आप ये ऐसे 40, 35, 40, 45 के बाद में जब अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था, आपको दूसरा पहाड़ पूरा चढ़ना है, तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत लगेगी। पहली चीज़ आपको चाहिए फिटनेस, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। तो अभी भले ही आपके कितने ही मुझे याद है जब मैं अपना ये कर रहा था, मैंने ऑलमोस्ट 5-6 किलो वज़न अपना लूज़ किया था। और ये बहुत अजीब लगती है कि अरे आप तो एचआर से निकल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहा हूँ, इसका वज़न का क्या लेना देना है।
तो हम ये रियलाइज़ नहीं करते जब हम किसी एक पर्टिकुलर करियर या किसी एक पर्टिकुलर उसमें स्ट्रीम ऑफ लाइफ में या एक वे ऑफ लाइफ में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए यूज टू होने लग जाती है। और बॉडी को किसी नए तरह के जॉब को यूज़ करने के लिए के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बॉडी को थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा। और वो प्रेप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, जो भी आपका वट एवर रॉक्स योर बोट, जो भी आपको ठीक लगे आप वो चीज़ करो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो कि अपने आप को फिजिकली फिट कर लिया। तो क्योंकि इसमें चाहिए मेहनत बहुत, और मेहनत के लिए चाहिए फिटनेस, और फिटनेस के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ कि जब भी अपने आप को रीइन्वेंट करना है, सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान दो भाई, अपनी फिटनेस सही कर लो, ऑटोमेटिकली आपका रास्ता अच्छा हो जाएगा। और फिटनेस में ये भी होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिमाग तेज चलता है, क्लियर होता है, ब्रेन फॉग नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको नए दिशा निर्धारित करने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए कि फिटनेस पे ध्यान दीजिए। दूसरा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉइंट कि आपको नॉलेज के ऊपर बहुत फोकस करना है, कि जो भी नई फील्ड है उससे रिलेटेड भर के नॉलेज ले लो। मुझे एक एग्जांपल, पता नहीं सच है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एग्जांपल मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब भी कोई बड़े बिजनेसमैन इंडिया में, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जब ये कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, जब जियो लॉन्च हुआ या रिलायंस का ADAG जब लॉन्च हुआ था, या इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, तो जो उसके बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो इतना अपने आप को बंद कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के नॉलेज लेने के लिए, या एक कमरे में बंद हो जाएंगे 15-20 दिन या कुछ महीनों तक, वो बस उस चीज़ के बारे में स्टडी करते रहेंगे। जब उनके पास में इतना सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा उस फील्ड से रिलेटेड, तब जाके वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में लॉन्च करते हैं। तो आप लोग भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि नॉलेज बहुत सारा गेन करना है। तो पहला फिटनेस, सेकेंड नॉलेज, और थर्ड टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट मतलब सीधी भाषा में रखा जाए तो, अगर आप पहले ऐसे हर जॉब या हर जॉब कैटेगरी का एक पर्सनालिटी होता है। जैसे मैं जब HR में था तो मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी थोड़ी सी ऑथोरिटेटिव थी। मैं काफ़ी सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ में डील करता था, और उनसे बात करते करते मेरी भी लैंग्वेज, लहजा, बात करने का तरीका, बातों को समझने का तरीका, सब कुछ उससे रिलेटेड हो गया था। अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री है तो उसके दिमाग में सिर्फ फार्मा ही चलता होगा और फार्मा से रिलेटेड ही बातें होती होगी। और अगर आप ऐसी इंडस्ट्री और जॉब स्विच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो वाली चीज़ को अनलर्न करना पड़ेगा, अपने आप को उस टेम्परामेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, और अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज भी आपको रेडी करना पड़ेगा नए जॉब के लिए। अगर नया जॉब, अब यहाँ पर एक बहुत ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक बहुत ही सही चीज़ और शानदार चीज़ करने की। वो शानदार चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर रहे हो, अभी आपने फिटनेस पे तो ध्यान दे लिया, तो हो सकता है कुछ किलो वेट भी कम हो जाए, आप हो सकता है थोड़े से और चिजल्ड और थोड़े से और अच्छे भी दिखने लग जाएं। आप ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया ही होगा। तो क्यों ना इस इम्प्रूवमेंट के ऊपर बिल्टअप कर ले और ये चेक करें कि हमारा नॉलेज बढ़ गया है, तो आपकी पर्सनालिटी भी बढ़ गई, आपका वेट भी हो गया, मतलब फिजिक भी बेटर हो गया, नॉलेज भी गेन कर लिया। अब इसके बाद में आप ये कोशिश करो कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, सेल्स स्किल्स पे, इन सब पे थोड़ा सा और काम कर लो। तो ये टेम्परामेंट या जो सॉफ्ट स्किल्स वाली पार्ट है, ये छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन में, वो भी कर सकते हो, या आपके आसपास कोई सेंटर है तो वहाँ भी जाके कर सकते हो। तो आप ये कोर्सेज भी कर लो थोड़ा बहुत। तो आपने क्या किया, पहले अपनी बॉडी में इन्वेस्ट किया, हार्डवेयर में, सेकेंडली आपने अपने नॉलेज में इंप्रूव किया, आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर उसके बाद में अपने सारे ऐप्स को रिफ्रेश कर दिया आपने, जिनको यूज़ करके लोग जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपने वो भी कर लिया। तो बेसिकली आपका चमचमाता हुआ नया एंड्रॉयड iOS आ गया है, और जिसको आप लेके अपने नए जॉब और नई इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह का अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपने इस यू टर्न, मिड लाइफ यू टर्न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपके पास में प्रॉब्लम होने वाली है ये चूज़ करते हुए कि मैं कौन से वाला चूज़ करूं। और ऐसा होना हम सबका सपना है, हमें पता है। इंडिया इज़, रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया एंड योरसेल्फ आर वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। थैंक यू।